होमवर्क दिया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या होमवर्क दिया था बेटा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें जो जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आए वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। आपने मेरे को बताया पहला पॉइंट आ गया नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा डिग्री ऑफ सीजनैलिटी। कंपनीज दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सीजनल मूवमेंट्स हैव स्पेशल वर्किंग कैपिटल problems in controlling the internal financial savings that may take place. Aggravating this difficulty is the fact that no matter how clearly defined a pattern may be, it is never certain. Unusual circumstances may distort ordinary relationships. Although seasonality may pull financial manager from the security of fixed programs to meet recurring requirements, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स आर प्रेफरेबल। कुल मिला के ने ये बोला है कि सीजनल बिजनेस में क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल की नीड अलग रहती है। जो सीजनल बिजनेस होते हैं, जो मैं कल आपको समझा रहा था कि अगर आपका बिजनेस है मिठाई का है तो अलग अलग फेस्टिवल ओरिएंटेड अलग अलग रहेगा, ठीक है, फिर शादियों में ज्यादा रहेगा। तो ये क्या होता है, जो सीजनल रिक्वायरमेंट रहता है उसको थोड़ा अलग से आपको डील करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। हालांकि सीजनल रिक्वायरमेंट पैटर्न होता है। पैटर्न कैसे होता है? दिवाली के पहले, होली के पहले, दशहरे के पहले, क्या बात समझ में आ रही है, रक्षाबंधन के पहले, शादी के सीजन में। तो ये एक पैटर्न हो गया ना उनका कि इन मंथ्स में बिजनेस को पता चल जाता है ये हमारा सीजनल मंथ है, इस मंथ में हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगी। हालांकि पैटर्न रहता है पर कोई भी पैटर्न हमेशा फिक्स नहीं रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं रहती है पैटर्न की। कई बार हो सकता है कि अलग टाइम पे भी बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाए, जिससे प्रॉब्लम होती है। कंपनीज दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सीजनल मूवमेंट्स हैव स्पेशल वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग द इंटरनल फाइनेंशियल सेविंग्स दैट में टेक प्लेस। आई बात समझ में? नहीं आई? ये लाइन नहीं आई, फिर से पढ़ रहा हूं, सुन लो। यहां पे मुंडी रेट को स्ट्रेट बैठो। Companies that experience strong seasonal movements have special working capital problems in controlling the internal financial savings that may take place। मतलब जिसको बहुत ज्यादा सीजनल रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी सेविंग्स को कैसे यूज करे। उन्हें पैसे बचा लिए, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दे या हाथ में बचा के रखे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो वो कब सेविंग को इन्वेस्ट करे और कब हाथ में यूज करे, इसके लिए उनको प्रॉब्लम जाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? फिर क्या बोला उसने? एग्रीवेटिंग दिस डिफिकल्टी इज द फैक्ट दैट नो मैटर हाउ क्लियरली डिफाइंड पैटर्न में बी, नो मैटर हाउ क्लियरली डिफाइंड पैटर्न में बी, इट इज नेवर सर्टेन। कितना भी डिफाइंड पैटर्न क्यों ना हो, कोई फिक्स नहीं है। अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में डिस्टॉर्ट ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स। अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे? जो ऑर्डिनरी पैटर्न है उसको तोड़ देंगे। Although seasonality may pull financial manager from security of fixed programs to meet recurring requirements, flexible arrangements are preferable to guard against the unforeseen contingency। उनका कोई फिक्स सिस्टम नहीं हो सकता है, उसको फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है कि कब कैसे की जरूरत पड़ जाए उसको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड इनएबिलिटी टू कोप अप विद शार्प वर्किंग कैपिटल सेविंग स्विंग्स in one of the factors that the encourages companies to undertake diversification programs। उसको अलग डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग जगह पे अपने पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि क्या हो पाए, आपको फंड की जरूरत कभी भी मीट हो सके। अब इतनी खतरनाक अंग्रेजी में सीधे सीधे बोलूं तो सीजनल रिक्वायरमेंट कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है, इसलिए हमको फ्लेक्सिबल पैटर्न मेंटेन करना पड़ता है। क्या बस में हमको कंटिजेंसीज के लिए पैसे रखने पड़ते हैं क्योंकि कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कोई डाउट है क्या? ये होती है तुम्हारी क्या बेटा? डिग्री ऑफ सीजनैलिटी। ये क्या होती है तुम्हारी? डिग्री ऑफ सीजनैलिटी। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? बोलो। अगला क्या है? प्रोडक्शन पॉलिसीज। एक बार रीड कर लो डिग्री ऑफ सीजनैलिटी। रीड किया था आपने?
हो गया, रुका हूं मैं आप लोग के लिए। कौन सी लास्ट लाइन समझ नहीं आ रही है? एन इनएबिलिटी एंड, अब मैं रीड कर रहा हूं, सब सुनना, ठीक है ना? मैं मतलब नहीं बताऊंगा, मैं बस रीड करूंगा, मतलब आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है? एन इनएबिलिटी टू कोप अप विथ शार्प वर्किंग कैपिटल स्विंग्स is one of the factors that encourages company to undertake diversified programs. Undertake diversified programs को छोड़ के उसके पहले का समझ में आया क्या? An inability to cope up with working capital swings is one of the factors that encourage the companies to undertake the diversified programs. Diversified programs मतलब एक जगह पे पैसे न लगा के अलग अलग जगह पे अपने पैसे को रखना। नहीं आई क्या? आई बात समझ में? नहीं आ रही बात? तो बहुत साधारण सी बात है। अब आपको प्रोडक्शन पॉलिसी आया था कि नहीं? नहीं आया ना, इसमें स्टार बनवाया ना आपने। चलो एक बार मैं रीड करता हूं, बस मेरी बस लाइनों को सुनेंगे सब लोग, मतलब आपको खुद समझ में आएगा। देखो मैं बता रहा हूं, रीड करने के पैटर्न से फर्क पड़ता है। हम जो फटाफट 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 पढ़ते चले जाते हैं उससे नहीं समझ में आता है। धीरे धीरे एक एक सेंटेंस के मतलब को, फील को समझते हुए, कॉमा फुल स्टॉप को इज्जत देते हुए पढ़ोगे ना, तुम्हें सारी बातें समझ में आएगी। देखो मैं सिर्फ रीड करूंगा, तुमको पूरे पैराग्राफ समझ में आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड, depending upon the kind of items manufactured, by adjusting its production schedules, a company may be able to offset the effect of seasonal fluctuations upon working capital, at least to some degree, even without seeking a balancing diversified line. क्या मतलब इसका? कि एक कंपनी ऐसी है जो मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग आइटम, अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को चेंज कर दे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न को चेंज कर दे, तो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड्स को स्मार्टली मैनेज कर सकती है। जैसे कि हर चीज का प्रोडक्शन एक साथ ना करके पहले एक चीज का प्रोडक्शन कंप्लीट किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, फिर चौथे का किया। ऐसे पैटर्न बना दो कि इसका पैसा इसमें यूज हो जाए, उसका पैसा इसमें यूज हो जाए, इसका पैसा उसमें यूज हो जाए। नहीं आ रही बात समझ में? बोलो ना यार। तो डाइवर्सिफाइड मतलब इंस्टेड ऑफ अलग अलग जगह से पैसा लेने के लिए आप सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को ही क्या कर दो? चेंज कर दो। कुछ ऐसा पैटर्न बना दो कि जैसे मान के चलो मैं पेन बनाता हूं, पेन का मैन्युफैक्चर कंप्लीट होगा, फिर जो उससे पैसा आएगा उससे मैं क्या करूंगा? रिफिल का मैन्युफैक्चरिंग चालू करूंगा। रिफिल की मैन्युफैक्चरिंग में पैसा आएगा उससे मैं इंक की मैन्युफैक्चरिंग चालू करूंगा। मतलब ऐसा करके कुछ पैरेलल सिस्टम आप बना सकते हो कि एक का फंड मतलब एक साथ सब जगह फंड ना यूज करके टाइम स्लॉट में थोड़ा आगे पीछे करो, ताकि फंडिंग में आपको कम पैसों की जरूरत पड़े। तो अब मैं फिर से रीड करता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड, बाय एडजस्टिंग इट्स प्रोडक्शन शेड्यूल्स, अ कंपनी में एबल टू ऑफसेट the effect of seasonal fluctuation upon working capital, at least to some degree, even without seeking a balancing diversified line. Thus in one year, in order to avoid burdensome inventories, बहुत सारी inventories ना maintain करनी पड़े, firm में curtail एक्टिविटी व्हेन अ सीजनल अपस्विंग नॉर्मली टेक्स प्लेस। कुछ एक्टिविटीज को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे जब कोई और चीज का सीजन चल रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारा काम है, ठीक है क्या? अगर आपका एक चीज का सीजन है तो बाकियों को आप क्या कर देते हो? कम कर देते हो, और उस पर अपने उसका पैसा कहां लगा देते हो? इसमें लगा देते। नहीं समझे? ठीक है क्या? एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द चॉइस विल बी रेस्ट ऑन वन हैंड एंड मेंटेनिंग स्टेडी रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड परमिटिंग स्टॉक्स ऑफ इन्वेंटरीज टू बिल्ड अप ड्यूरिंग ऑफ सीजन पीरियड। मतलब ऑफ सीजन पीरियड में उस इन्वेंटरी को क्या करना है? यूज करना। समझ आ रहा है? बस इन्हें लैंग्वेज थोड़ी हाई फाई लिखी है। अगर बेसिक मतलब समझना चाहो तो बड़ी आसानी से समझ सकते हो, और आपको कुछ लिख के तो आना नहीं। एमसीक्यू एग्जाम है आपका, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ओवरऑल जस्ट निकालो पैराग्राफ का और साइड में लिख दो। आई क्या बात सर में? इन फर्स्ट इंस्टेंस इन्वेंट्रीज आर केप्ट एट मिनिमम लेवल्स। अब यहां से सुनना। इन फर्स्ट इंस्टेंस इन्वेंट्रीज आर केप्ट एट मिनिमम लेवल, but the production manager must shoulder the burden of constantly adjusting his working staff. Working staff को क्या करते जाएंगे? Adjust करते जाएंगे। In the second, the uniform manufacturing rate avoids fluctuations of production schedules, but enlarged inventory stocks create special cost because the purchase of inventory is often financed by supplier. Moral of the story यही है कि आपको क्या करना है? जो अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल्स उनको क्या करना है? एडजस्ट करना है। एक में ज्यादा एक में कम करके आपको क्या करना है? फाइनेंसिंग नीड को समझना है।
एक लाइन में बोलूं तो अगर आप प्रोडक्शन पॉलिसी को मैटर को सही करोगे, अगर प्रोडक्शन पॉलिसी को सेट करोगे, तो आप एक साथ वर्किंग कैपिटल ना लगा के पैचेस में लगा सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आया कि आया? ओके, एक बार रीड करो अब। हो गया बच्चों? हाँ, चलो देखते हैं अपन। एक बार फिर से रीड करा रहा हूं।
Thus, in 1 year, in order to avoid burdensome inventories, firm may curtail activity when seasonal upswing normally takes place. ये मैंने बता दिया था, बोलो हाँ नहीं. As a matter of policy, the choice will rest on one hand. As a matter of policy, the choice will rest on one hand, and maintaining a steady rate of production and permitting stocks of inventories to build up during off-season periods. On the other hand, मतलब पहला तरीका क्या है, पूरे साल सेम प्रोडक्शन करते रहे, ऑफ सीजन के टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, बिकेगा नहीं तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वही इन्वेंट्री कब यूज हो जाएगी, जब सीजन आए. तो पूरे साल सेम प्रोडक्शन करते रहे, ये एक तरीका है. ऑन द अदर हैंड, कहां था, ऑन द अदर, in the first instance, inventories are kept to minimum levels, but the production manager must shoulder the burden of constantly adjusting his working staff. मतलब पहले क्या बोल रहा है कि इन्वेंट्रीज को क्या कर रहे हैं, कम रख रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं. जो दो बातें हैं, पहले में क्या बोला कि नॉर्मल प्रोडक्शन करो, इन्वेंट्रीज बढ़ते रहो. इन्वेंट्रीज बढ़ता रहेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब सीजन आएगा तो ज्यादा हो जाएगा. दूसरा क्या है कि जब ऑफ सीजन है तो कम प्रोडक्शन करो. अब ऑफ सीजन के टाइम पे कम प्रोडक्शन करोगे तो जो वर्किंग स्टाफ है वो खाली बैठा रहेगा, उसको एडजस्ट करना प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी हो जाएगी. ये बात समझ में आई, फिर से पढ़ रहा हूं, देखो. इन्वेंट्रीज आर केप्ट टू मिनिमम लेवल्स, बट द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट शोल्डर द बर्डन ऑफ कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग हिज वर्किंग स्टाफ. इन द सेकेंड, द यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग रेट avoids fluctuations of production schedules, but enlarged inventory stocks create special risk and cost. अब enlarged inventory, दूसरे में क्या है, कंटिन्यू पूरे टाइम प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका वर्किंग स्टाफ तो पूरे टाइम काम कर रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही है, पर इन्वेंट्री को कैरी करने की भी तो कॉस्ट होती है. क्या बात समझ में आ रही है, और रिस्क भी रहता है खराब होने का या किसी भी चीज का, तो वो रिस्क बढ़ जाता है. बिकॉज द परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज इज ऑफन फाइनेंस्ड बाय सप्लायर्स. द मियर फैक्ट दैट द कंपनी कैरीज बिगर अमाउंट्स does not necessarily mean that its cash problem is more serious. That a company carries bigger amount does not necessarily mean its cash problem is more serious. मतलब अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैश की प्रॉब्लम है या कैश क्रंच है तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है. बड़े फंड में बड़े कैश की, बड़े बिजनेस को बड़े कैश की जरूरत होती है, छोटे बिजनेस को छोटे कैश की जरूरत होती है. अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायरमेंट को आप देख के नहीं बोल सकते हो सीरियस प्रॉब्लम है, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी को भी आपको एक बार देखना पड़ेगा. मोटा मोटी इन्हें दो तरीके बताए, एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट मेंटेन करो, इन्वेंट्रीज बिल्ड करो, इन्वेंट्रीज बिल्ड करे सीजन के टाइम पे आके बेचो. दूसरा क्या है, ऑफ सीजन में कम करो, पैसा इकट्ठा करके रखो, और जब सीजन आए तो ज्यादा बनाओ. अब दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है. अगर सेम टाइम में मेंटेन करोगे, इन्वेंट्रीज बढ़ेगा, रिस्क है खराब होने का, मेंटेन करने का, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी. लेकिन अगर कम करोगे तो वर्कर उस टाइम पे क्या करोगे, वर्कर चली जाएगी तो क्या, उस समय वर्कर नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली आपको वर्किंग की और फिर उस समय आपको ओवर टाइम कराना पड़ेगा क्योंकि उस समय ज्यादा काम कराना है. नहीं आ रही क्या आ रही बात सर में. तो ये दोनों में अपने अपने फायदे और नुकसान है, आपको देख समझ के अपनी पॉलिसी को चुनना पड़ेगा. नहीं आई क्या आई बात सर ने, फटाफट बोलो. नहीं आया, अगला क्या है तुम्हारा, कौन सा बताना है, पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल समझते हो क्या होती है, रिसेशन वगैरह वो भी तो होता है. चलो एक बार रीड करते हैं कि कब बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर बूम आता है, ऐसे साइकिल घूमती है ना बिजनेस साइकिल, वो दिया है. इन एडिशन टू द लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड, the recurring movements of the business cycle influences working capital changes. As business recedes, यानी recession में आता है, companies tend to defer capital requirement programs and deflect depreciation to liquid balances rather than fixed assets. Similarly, curtailed sales reduce amounts receivable and modify inventory purchases, thereby contributing further to the accumulation of cash balances. Conversely, the sales capital and inventory expansions that accompany a boom produce a greater concentration of credit items in the balance sheet. मतलब अगर रिसेशन है तो सेल कम है, सेल कम है तो इन्वेंट्री कम करोगे, आउटपुट कम करोगे, ना अल्टीमेटली आपके पास कैश बचेगा, बोलो हाँ या नहीं. और उस समय पे आप चीजों को रोक के रखोगे. फिर जब बूम आएगा तो उस समय उल्टा आपको क्या लगेगा, ज्यादा कैश लगेगा, ज्यादा इन्वेंट्री लगेगी, ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा सेल्स करना है. तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस साइकिल पे भी करती है. रिसेशन है तो कम लगेगा, अगर बूम है तो ज्यादा लगेगी. आपको मैनेज करते आना चाहिए.
ठीक है क्या? उस तरह अब मेरे को बहुत ज्यादा इसमें एक बार लाइन बाय लाइन इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, मोटा माटी समझ गए बात, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है क्या? अगला नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? 7 पॉइंट समझाना है क्या? ये वाला बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार ऊपर से रीड करके मतलब समझ गए ना। अब एक बार एमसीक्यू करके देखना, नहीं बनेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। चलो बोलो ना यार, बात है क्या? कम कर दिया ना, 23 22 कर दिया। चलो यहां तक हो गया। हेलो, अगला पूछो। ये प्रोडक्शन कलेक्शन एंड टाइम पीरियड है क्या? एक बार रीड कर लेते हैं ना फिर से, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लोजली रिलेटेड टू अ कंपनीज कॉम्पिटिटिव स्टेटस आर द क्रेडिट टर्म्स इट मस्ट ग्रांट। क्या? क्लोजली रिलेटेड टू कंपनीज कॉम्पिटिटिव स्टेटस आर द क्रेडिट टर्म्स इट मस्ट ग्रांट। मतलब कितना कॉम्पिटिटर क्रेडिट पीरियड दे रहा है उतना क्रेडिट पीरियड हमको देना पड़ता है। अगर बाकी सारे सेलर्स 1.5 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं तो मेरे को भी 1.5 महीने क्रेडिट पीरियड देना पड़ेगा, नहीं तो लोग वहां चले जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? दीज अरेंजमेंट में बी रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिसी विद इन द इंडस्ट्री और इवन केयरलेसनेस इन फेलिंग टू कैरी आउट अनाउंस प्रिंसिपल्स। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, हर इंडस्ट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे कपड़े में क्या होता है, 30 दिन की, तुम पूछना कि लोग कभी बिजनेसमैन को बात करते हुए सुनोगे तो बोलते हैं यार तुम्हारे धंधे में कितने दिन की उधारी चलती है, तो बोलते हैं हमारे में 30 दिन की चलती है, कोई बोलते हैं हमारे में 3 महीने की चलती है, कोई बोलते हैं हमारे में 7 दिन की चलती है। जैसे बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, न्यूज़पेपर वाले का तय है ना कि हर महीने की 1 तारीख को आएगा तुम्हारे घर पे, दूध वाले भैया का तय है ना कि हर महीने की 1 तारीख को आएगा, लेकिन कहीं कहीं पे दूध वाले होते हैं जो हर हफ्ते भी पैसे लेके जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब जो हर हफ्ते पैसे लेके जा रहे हैं दूध वाले, उनका क्रेडिट पीरियड 7 डेज का है। कई को पीरियड 1 महीने का है कि 1 महीने के बाद आके हिसाब करके लेके जाते। कई लोग होते हैं जो डेली पैसे देके दूध खरीदते हैं, ऐसे भी होते हैं। क्या बात समझ में? वहां उधारी चलती नहीं है। अब हर किसी का बिजनेस करने का अपना अपना स्टाइल है, हर इंडस्ट्री का अपना एक पैटर्न होता है जो वो लोग फॉलो करते हैं। न्यूज़पेपर 30 डेज साइकिल, क्या बोलते हैं, किराना की 1 महीने का बिल लेके जाते हो, फिर अगले महीने जब माल लेने आते हो तो फिर अगले महीने पैसे देके चुका के जाते हो। लोग ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं। तो हर इंडस्ट्री का, हर एरिया का, हर मार्केट का अपना क्रेडिट पीरियड होता है, एक पैटर्न होता है, एक पॉलिसी होती है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। वही बोला है, ठीक है क्या? दीज अरेंजमेंट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, पॉलिसी विद इन द इंडस्ट्री और इवन केयरलेसनेस इन फेलिंग टू कैरी आउट अनाउंस्ड प्रिंसिपल, कि नहीं फॉलो, कोई प्रोसेस नहीं है, सिस्टम नहीं है। एंड द अरेंजमेंट्स इन टर्न आर पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम सीक्वेंस, that is a time intervening between the actual production of goods and the eventual collection of receivables। कब गुड्स, कितने समय में गुड्स, सुन रहे हो, कितने समय में गुड्स बन रहे हैं और कितने समय में पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड फ्लोइंग फ्रॉम द सेल्स। द लेंथ ऑफ दिस पीरियड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। कितने दिन में माल बन के तैयार हो जा रहा है और कितने दिन में पैसा आ जा रहा है, ये अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। रॉ मटेरियल आने में कितना समय लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना समय लगता है, पैकेजिंग में कितना समय लगता है, एक माल कितने दिन इन्वेंट्री में पड़ा रहता है। हाँ, ऐसा बन के तुरंत थोड़ी बिक जाता है। क्या बात है? कितने दिन इन्वेंट्री पड़ा रहता है, कितने दिन में बिकता है और कितने दिन में सामने वाला पैसे दे। अब ये किन किन बातों में निर्भर करता है? परचेज में भी ऑन कैश बेसिस, बट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में भी प्रोलॉन्ग्ड एंड सेल्स टर्म जनरेट्स कॉजिंग वाइड गैप ऑफ कैश एक्सपेंडिचर इन रिसिप्ट ऑफ हेवी फाइनेंसिंग प्रेशर ऑन द फर्म। अब क्या बोलने का मतलब है समझो, मैं जिससे माल खरीदता हूं परचेजेस, बोलो हाँ या नहीं, वो देता है मुझको कैश में माल, वो उधारी नहीं देता, प्रिंसिपल ही नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने में लगते हैं 3 महीने, 2 महीने मान के चलो, और बिकता मेरा माल कहां पे है? क्रेडिट में। कोई कैश नहीं खरीदता, इंडस्ट्री का प्रैक्टिस ही नहीं है, बोलो हाँ या नहीं। अब क्रेडिट में खरीदता है तो 1 महीने बाद वो पेमेंट आके देके जाता है। तो अब जो पैसा मैंने अप्रैल में खर्च किया, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए दिए माल के, बोलो हाँ या नहीं, अब उससे रिटर्न मेरे को कब आएगा? 3 महीने बाद, मई जून जुलाई। तो 3 महीने तक मेरे को फाइनेंस करने की ताकत होनी चाहिए। ये फाइनेंसिंग प्रेशर होता है। क्या बात समझ में? यही अगर मेरे को ये उधारी दे देता 3 महीने की, तो मैं 3 महीने में माल उधारी खरीद किया था 3 महीने माल में, 3 महीने में बना के बेचता,
दो महीने बना के बेचता, 1 महीने पेमेंट मिलती, जैसे ही पेमेंट मिलती तुरंत मैं क्या कर देता, यहां पलटा देता, तो मेरे को अपने पैसे लगते ही नहीं। 3 महीने की यहां उधारी मिली, 3 महीने की वहां उधारी मिली। और अगर यहां 4 महीने की उधारी मिल जाती और वहां 3 महीने की उधारी देनी पड़ती तो और अच्छा, गैप कम है, क्योंकि यहां चुकाना 4 महीने बाद है और मिलना 3 महीने बाद है, तो और कैश की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब ये गैप जितना बड़ा होता जाएगा उतना फाइनेंसिंग प्रेशर मेरे जेब पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज खरीदा तो नगद है और बाकी बेचूंगा उधारी। क्या बात समझ में आ रही? तो आज पैसा कहां से लग रहा है? जेब से लग रहा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं समझे हो कि समझ गए हो? तो वही दिया हुआ है, to bear the large pressure may be eased upon despite of manufacturing cycles. If the company persuades suppliers to bear large part of its financing burden or the manufacturing cycle may be short, या तो फिर क्या करें, परचेजेस उधारी में करके आ जाए, या तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को क्या कर दे, शॉर्ट कर दे, मतलब फटाफट माल बना के बेचें। क्या बात समझ? एंड गेट the pressure is heavy because suppliers do not bear the large part of financing burden. The financing requirements of a company may always be traceable to the relation between purchasing and sales, credit volume and terms of operations. यही मतलब पूरा कितना बर्डन है किस पे डिपेंड करता है? उधारी कितनी मिल रही है, उधारी कितनी दे रहे हैं, और ऑपरेटिंग साइकिल कैसी है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? मैं चाहता हूं बाजू में एक लाइन में लिखते चले जाओ सारी बातें कि प्रोडक्शन पीरियड कितना है, कलेक्शन पीरियड कितना है, और सप्लायर कितने महीने की उधारी देता है, इस पे डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। एक लाइन में काम हो जाएगा इससे। चलो अब रीड करते हैं अपन। वर्किंग कैपिटल पूरे ही पढ़ूंगा ना, बीच में एक लाइन क्यों पढ़ूंगा? ठीक है। वर्किंग कैपिटल नीड्स वेरी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पॉलिसी ऑफ द सेम इंडस्ट्री। वही मैंने बोला ना, कितने समय का उधारी देते हैं अपन। अ डिपार्टमेंट स्टोर विच caters to the carries trade by carrying quality line of merchandise and offering extensive charge accounts will usually have a slower turnover assets and higher margin on sales and relatively larger accounts receivable than many of its non-carriage trade competitors. मतलब जो कैरेज का काम करते हैं, जो ज्यादा उधारी देते हैं, तो उनके पास क्या रहेगी? ज्यादा क्रेडिट रहेगी एज कंपेयर टू non-carriage traders. Another department store which stresses cash and carry operations will usually have rapid turnover, low margin on sales and smaller on no accounts of receivable. जैसे अलग अलग प्रकार की किराना दुकान होती है। एक होती है जो अपन जैसे स्टोर में जाते हैं बड़े, वहां उधारी का सिस्टम नहीं चलता है, वो कैश में बेचते हैं, तो उनका मार्जिन वो कम रखते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और वो क्या करते हैं, सीधे सीधे आपको डिस्काउंट देते हैं, मार्जिन कम रखते हैं, लेकिन उधारी उनकी कुछ भी नहीं रहती है। बात में वो कैश में डील करते हैं। अब देखना कहीं कहीं कॉलोनीज में जो दुकानें होती हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में, उनका क्या सिस्टम चलता है कि आप लिस्ट देके आ जाते हो, लिस्ट देके वो माल निकाल के रख देते हैं आपको, और आप पैसे नहीं देते हो। फिर जब सैलरी आती है, सैलरी वाले दिन अगले, जैसे 1 महीने को सैलरी, 1 तारीख को सैलरी आएगी, तो सैलरी को आके तुम पैसे देके जाते हो और अगली लिस्ट लेके जाते हो। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा चलता है कहां पे? कॉलोनीज वाली जो ग्रोसरीज होती है। बस अब उनको क्या है, अब वो मार्जिन ज्यादा रखते हैं, मतलब वो महंगा मिलेगा वहां पे आपको सामान। क्या बात समझ में? क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं? उधारी दे रहे हैं। आप आज पैसा दोगे नहीं, और उसको ही पता है कि तुम खरीदोगे मेरे ही पास से। क्यों? क्योंकि मैं ही हूं जो तुमको उधारी दूंगा, बाकी लोग तो तुमको जानते नहीं है, कोई और तुमको उधारी देगा नहीं, तुमको कैश में खरीदना पड़ेगा। अब अगर तुमको मुझसे चाहिए तो मैं तुमको महंगा बेचूंगा, क्योंकि मैं तुमको क्या दे रहा हूं? उधारी। कोई और तुमको उधारी देने वाला नहीं है, और क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है नहीं, तुमको 1 तारीख को तनख्वाह आएगी, तुमको लेना है उधारी, तो तुम मुझसे ही लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मार्जिन क्या हो जाते हैं? हाई, और इन्वेंट्रीज जो रिसीवेबल्स क्या हो जाते हैं? वो भी क्या हो जाते हैं? हाई। क्या असल में ज्यादा पैसा मार्केट में फंसा रहता है, और उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या रहती है? हाई। मोटा मोटी बात वही है कि सेल्स पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आप कितनी उधारी देते हो उस पर डिपेंड करता है कि कैसी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। नहीं समझे कि समझ गए? हाँ या ना बोलो। सॉरी, टर्नओवर ऑफ असेट मतलब असेट्स के मुकाबले कितनी सेल्स, सेल्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन असेट्स। बोलो हाँ या नहीं? मेरे असेट्स, उतने ही असेट में ज्यादा सेल हो रही है, क्योंकि मैं उधारी बेच रहा हूं। वो उधारी नहीं बेच रहा है तो उसका ज्यादा जल्दी पैसा बिक रहा है, तो उसकी सेल्स टर्नओवर रेशियो क्या है? ज्यादा है। उतने ही असेट्स वो ज्यादा सेल्स कर पा रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कर रहा है। आई क्या बात समझ में? वही बोला। हाँ या नहीं? रिस्क फैक्टर रीड करो। रीड करके आए हो? होमवर्क दिया था कल मैंने। अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट रीड किया। जो ज्यादा रिस्क लेके चलता है वो एग्रेसिव,
जो कम वर्किंग कैपिटल में ज्यादा काम करने की कोशिश करता है वो एग्रेसिव है। जो खूब सारा इन्वेंट्री, खूब सारा कैश, खूब सारा अपने पास रखता है वो क्या है, कंजर्वेटिव, वो रिस्क नहीं ले रहा। जो मीडियम रख रहा है वो मॉडरेट। नहीं रीड किया ना? क्यों नहीं किए? दो, ये क्या बात हुई? आधा रीड करने का क्या मतलब होता है? होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। पर रीड किया? चलो अगला, जिसने नहीं करके आया वो करके आएगा, मैं इसमें टाइम दूंगा। अगला को क्या पढ़ाऊं मैं? करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट रेशियो पढ़ा क्या तुमने? चलो अब एक क्वेश्चन करते तो समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो। अ फर्म हैज फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 31 मार्च 19। सेल्स कितनी है? 1 लाख इंटू 20 यानी कितनी है? 20 लाख। ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 5 लाख। द थ्री पॉसिबल करंट एसेट्स होल्डिंग ऑफ द फर्म आर, या तो 5 लाख के करंट एसेट, या तो 4 लाख के, या तो 3 लाख। इट इज अज्यूम दैट फिक्स्ड एसेट्स लेवल इज कांस्टेंट एंड प्रॉफिट्स डू नॉट वेरी विद द करंट एसेट लेवल। प्रॉफिट सेम रहेगा। शो द इफेक्ट ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स ऑन द करंट एसेट्स पॉलिसी। क्या बात समझ में आ रही है? पहले वाले की सेल्स कितनी है? 20 लाख। सेल्स कितनी है? ठीक है। ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। अब उसने बोला करंट एसेट्स कितने हैं? 5 लाख। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 5 लाख। टोटल एसेट्स कितने हो गए? 10 लाख। तो रिटर्न ऑन एसेट्स कितना हो गया? 20%। नहीं समझ में आई तुमको? ईबीआईटी कितना है बताओ? क्वेश्चन देखो, ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी 2 लाख है। और क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? अब उन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दिए करंट एसेट्स के। पहला ऑल्टरनेटिव करंट एसेट्स का कितना हो गया? 5 लाख। तो टोटल एसेट्स कितने हो गए? 10 लाख। तो 10 लाख लगाए हैं टोटल एसेट्स में और कमाए हैं 2 लाख। तो कितना परसेंट कमाया? रोना कितना है? रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट एसेट्स कितना है तुम्हारा? बताओ मुझे। 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना है? 20%। हाँ, तो रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है? 20%। और करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट रेशियो कितना है? 5 लाख और 5 लाख कितना हो जाएगा? 1:1। नहीं आया? कि आया? अब दूसरे केस में उसने क्या बोला है? ईबीआईटी 2 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, करंट एसेट्स कितने बोले हैं? 4 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 9 लाख। अब देखो, इसने 10 लाख लगा के 2 लाख कमाए थे, इसने 9 लाख लगा के 2 लाख कमाए। इसका रिटर्न ज्यादा आएगा। कितना आएगा बताओ? 2 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। नालायक देखना नहीं, सोल्यूशन में सॉल्व करना है। %22.22 आ गया। बोलो हाँ या नहीं? और करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट रेशियो 0.8। अरे हाँ या ना? ऐसी तीसरे वाले का भी निकाल लोगे? बोलो हाँ। तो देखो अब इसका क्या है? इसने करंट एसेट्स कितने लगाए हैं? 5 लाख। इसने करंट एसेट्स कितने लगाए हैं? 4 लाख। और इसने करंट एसेट्स कितने लगाए हैं? 3 लाख। अब इसने जितने फिक्स्ड एसेट है उतने ही करंट एसेट लगाए हैं। इसने 5 लाख फिक्स्ड एसेट है, 4 लाख करंट एसेट लगाए हैं। इसके 5 लाख फिक्स्ड एसेट, इसने 3 लाख करंट एसेट लगाए हैं। और कमा सब सेम रहे। तो सबसे कम लगा के कौन कमा रहा है? ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, रिस्की भी है, क्योंकि 5 लाख के करंट एसेट्स, 5 लाख के फिक्स्ड एसेट में 3 लाख के करंट एसेट्स, और पहले वाले के 5 लाख के फिक्स्ड एसेट में 5 लाख के करंट। सोच रहे हो फिक्स्ड एसेट के बराबर करंट एसेट्स। जबरदस्ती कितना एक्स्ट्रा पैसा डिप्लॉय करके रखा हुआ है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसका रिटर्न भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन रिस्क कम, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब उसने कम पैसे लगा के उतना ही कमा लिया, लेकिन वो एग्रेसिव है, रिस्क भी लिया उसने, तो इसका रिटर्न ज्यादा है लेकिन उसका रिस्क भी ज्यादा है। जब बुरा वक्त आएगा तो इसका बुरा वक्त ज्यादा आएगा, उसका बुरा वक्त कम आएगा। तो सिर्फ रिटर्न देख के नहीं देखना, रिस्क भी देखना। नहीं आई कि आई? हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। अगला जो मेन मुझे पढ़ाना है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग साइकिल। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे वर्किंग कैपिटल चैप्टर में तुमको। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स डेटर्स बनते हैं। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स डेटर बनते हैं, डेटर से
वैसे रॉ मटेरियल से स्टॉक बनता है, स्टॉक से डेटर बनता है, डेटर से कैश आता है, फिर कैश से वापस रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, ये सब में माल उधारी में आता है तो उनको भी चुकाना पड़ता है। अच्छा देखो, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। सुन लेना पहले, ऑपरेटिंग साइकिल इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स या डेज। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि देखो, इनने दिया आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। रॉ मटेरियल से क्या बनेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनेगा? फिनिश गुड। फिनिश गुड से क्या बनेगा? डेटर्स। अब डेटर्स से जो पैसा मिलेगा उससे क्रेडिटर्स को चुकाएंगे, तो माइनस सी। बोलो हाँ नहीं? सारे करंट एसेट्स को प्लस किया, करंट लायबिलिटी को माइनस। अब लेकिन नाम पढ़ना क्या लिखा है? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कितने समय तक रॉ मटेरियल पड़ा रहा गोदाम में। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, कितने समय तक वो वर्क इन प्रोग्रेस रहा, मतलब काम चालू हो गया था और 1.5 महीने बनाने में लगे, तो 1.5 महीने क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। नहीं कि हाँ, अब बन गया फिनिश गुड्स, बिका नहीं, 2 महीने तक रखा रहा, तो फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। नहीं ना समझे? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, बिक गया पर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इतना समय लगा। ये सब मिला के आया 6 महीने। ये सब मिला कितना आया? 6। हमको लगे 6 महीने और हमको 2 महीने क्रेडिटर ने दे दिए, तो अपनी जेब से कितने लगे? 4 महीने। नहीं आ रही बात समझ में? 2 महीने की उधारी तो मिल गई ना, तो अपनी जेब से पैसा कितने महीने लगाना पड़ेगा? 4 महीने। तो माइनस कर दिया क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर। नहीं आया कि आया? तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड माइनस अमाउंट, हाँ क्रेडिटर्स ने जितना समय दिया। हाँ या नहीं बोलो ना यार? पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। नहीं आया कि आया? हेलो, अब ये मेन कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है क्या? आ जाओ, ये एक एक करके, ये सबके तुमको फॉर्मूले दिए हुए हैं, पर अगर तुम लॉजिक पकड़ के चलोगे तुम्हें एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें निकालना क्या 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 चाहिए पहले बताओ? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। वो कैसे निकालेंगे? देखो, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक। मेरे पास 50,000 का स्टॉक है गोदाम में हमेशा। कितने हजार का? 50,000 रुपयों का स्टॉक है। बोलो हाँ या नहीं? और एक डे में मैं 5,000 का स्टॉक यूज करता हूं। एक दिन में कितने हजार का माल यूज करता हूं? 5,000। मेरे पास कितना पड़ा हुआ है गोदाम में? कितने दिन का पड़ा हुआ है? नहीं आया समझ में? एक दिन में 5,000 रखा है, 50,000, कितने दिन चलेगा? तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना हो गया तुम्हारा? 10 डेज। कैसे निकाला? एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। नहीं कि हाँ? इसी लॉजिक से पूरी कहानी चलेगी। पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितने समय में आपने WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। एवरेज वैल्यू ऑफ WIP, मेरे पास 2 लाख का माल WIP में पड़ा है, यानी 2 लाख का माल अधूरा बना हुआ है। बोलो हाँ या नहीं? रोज मैं 10,000 का माल वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में कंप्लीट करता हूं, तो रोज कितने हजार का माल कंप्लीट करता हूं? 10,000 का। और आधा बना कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख का। तो कितने दिन में ये 2 लाख का माल कंप्लीट होगा? नहीं आया समझ में? एवरेज वैल्यू ऑफ WIP डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ये ध्यान रखना, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, रोज कितने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। मेरे पास कितने का स्टॉक है? WIP 2 लाख का। रोज कितने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, यानी रोज प्रोडक्शन में कितना खर्चा होता है, यानी रोज कितने का माल बन के कंप्लीट होता है, वो मैंने बोल दिया 10,000। वो क्या बोल दिया? 10,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे कितना है? 10,000। रोज 10,000 का माल कंप्लीट हो रहा है। मेरे पास कितने का रखा है? 2 लाख का। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, यानी कितने दिन में? 20 दिन। अरे नहीं कि हाँ? नहीं समझे कि समझ गए? तीसरा क्या है तुम्हारा? पीरियड ऑफ, ये भी वही हो जाएगा, एवरेज ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, रोज कितने का माल बेचता हूं और कितने का स्टॉक रखा है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा स्टॉक। नहीं आया क्या? मेरे पास 4 लाख का माल रखा है फिनिश गुड्स, और रोज 80,000 की सेल होती है, तो 80,000 का फिनिश गुड डेटर में कन्वर्ट हो रहा है, और 4 लाख का माल रखा है, कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 दिन में। हाँ या नहीं बोलो ना, तो कितना हो गया डेटर्स टर्नओवर ऑफ फिनिश गुड्स। नहीं आया कि आया? फिर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर क्या होगा? एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स पर डे, कितने का माल हमको मार्केट से उठाना है और कितना वो है। क्लियर या नहीं क्लियर? नहीं आया? पीरियड ऑफ क्रेडिट टेकन बाय कस्टमर्स, यानी जो हमारे डेटर हैं हम उनको कितना समय देते हैं पैसा भी देने के लिए। बोलो है नहीं? हमारे डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख के। 1 लाख का मार्केट से माल उठाना है, पैसा उठाना है, ठीक है क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स पर डे, ठीक है क्या? रोज मैं 20,000 की सेल करता हूं उधारी में, तो ये कितने दिन की सेल है? कितने दिन की सेल है? 5 दिन की। 5 दिन का मैंने समय दिया हुआ है उनको, बात समझ में आ रही? तभी तो 1 लाख के रिसीवल हो गए। हर रोज 20,000 का माल बेच रहा हूं, लेनदारी कितनी हो गई है? 1 लाख की, यानी मैंने समय कितना दिया सबको? 5 दिन का, तभी तो जाके 1 लाख रुपए उधारी हो गई। बोलो हाँ या नहीं? मार्केट में उधारी 1 लाख की है, बोलो हाँ या नहीं? और रोज बेचता कितना हूं? 20,000। नहीं आया क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? पीरियड ऑफ क्रेडिट टेकन बाय द कस्टमर्स। मत परेशान हो, भी एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं कि हाँ फटाफट बोलो। इतना याद रखना, क्या क्या लेना है? रॉ मटेरियल से क्या बनेगा? WIP से फिनिश गुड्स से डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। आर यू ऑल देयर? एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बार खुद से ट्राई करोगे क्या? रीड करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, बहुत इजी है। दिया है एवरेज वैल्यू पर डे दिया है, और बोला है 340 दिन अज्यूम करो, ठीक है क्या? रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? 180। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक कितना है? 96। फिनिश गुड्स कितना है? इतना। डेटा कितना है? क्रेडिटर का इतना है। रॉ मटेरियल दिया है, कितना परचेज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है और सेल्स दिया है। दिमाग लगाओ, बाकी लोग को देखो ना, सब लगे पढ़े लिखने में, कुछ ना कुछ हो गया है। हाँ या ना बताओ कम से कम। चलो आओ देखो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है? 180। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 1,80,000। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2500। स्टॉक रखा है 1,80,000 का, और खरीदते कितने हैं रोज? 2500। तो कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 2500, कितना हो जाएगा? तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 72 डेज। रोज क्या है? 2500 का यूज होता है और 1,80,000 का पड़ा है, ठीक है कि बताओ? अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस 96,000 है। कितने के गुड्स बनते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स 4,000, कितना हो जाएगा? डेज। फिनिश गुड्स कितना है? 1,20,000। उसको किससे लेंगे बताओ? सेल से 5,000, तो कितना हो जाएगा? 30 दिन। हाँ, डेटाज है कितने के? 1.5 लाख के। 1.5 लाख के डेटाज हैं, उसको भी किससे ले लोगे? सेल से। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, कितना हो जाएगा? इतने दिन लग रहे हैं, बोलो हाँ। 30 तो लिखा है, ठीक है क्या? आ गया समझ बेटा? 1,20 डिवाइडेड बाय 5,000 और 1,50 भी डिवाइडेड बाय 5,000, क्योंकि फिनिश गुड्स को भी और डेटर्स को भी, दोनों को कैसे लेना है? सेल से, ठीक है क्या? तो कितने दिन फिनिश गुड्स रखे रहे? तो फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। और कितने दिन डेटर्स रखा रहा? कितने दिन ने पैसा दिया? तो डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। कॉमन सेंस लगाओ, जो जिससे रिलेट करता है उससे डिवाइड करते जाओ, बस साधारण सी बात है। अब क्या है? क्रेडिटर्स किससे लोगे? ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल से, क्योंकि क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल बेचते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइड बाय 2500, कितना होगा? कितना होगा? 40। ये माइनस में रहेगा क्योंकि क्रेडिटर्स हैं। 72 प्लस 24 प्लस 30 माइनस 40, 116।
रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, ये पता है आपको। रॉ मटेरियल को डिवाइडेड बाय, रॉ मटेरियल निकालने डिवाइडेड बाय परचेजेस पर डे से किया, क्योंकि रॉ मटेरियल से परचेज होता है, परचेज से रॉ मटेरियल आता है। वर्क इन प्रोग्रेस को कॉस्ट ऑफ सेल से किया, फिनिश गुड्स को सेल से किया, क्योंकि फिनिश गुड्स से, डेटर्स को सेल से किया। तो क्रेडिटर्स काय के होते हैं? जिनसे माल खरीदा, तो उनसे क्या करी होंगी? परचेजेस करी होंगी। अरे नहीं आ रही बात समझ में। जो मेरा सप्लायर है उसको इतना पैसा चुकाना है, वो किससे कैलकुलेट होगा? जितना उससे माल खरीदा है। तो क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज, यानी 2500। अबे यार नहीं कि हाँ आरती दीदी हो गया 1 लाख डिवाइड बाय 2500, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ। सॉरी उल्टा बोल दिया, 1,20,000 यानी क्या है तुम्हारा? फिनिश गुड्स। क्या है? 1,20,000 क्या है? फिनिश गुड्स। वो किससे डिवाइड होगा? कॉस्ट ऑफ सेल से। डेटर किससे डिवाइड होगा? सेल से। डेटर किससे डिवाइड होगा? सेल से। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। समझ गए? हाँ या ना बोलो? आई एम सॉरी। चले एक काम करें, अगला सवाल करें और क्या। क्या सुनो चुपचाप, पहले भूख लगे। मैं ये बोल रहा था कि बोलू, अभी आपको क्या दिए हुए थे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री दी हुई थी, कंजम्पशन पर डे दिया हुआ था, उससे तुम डेज निकाल रहे थे। हाँ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री दी हुई थी, कंजम्पशन पर डे दिया हुआ था, उससे तुम डेज निकाल रहे थे। सब डेज 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 डेज, मतलब रॉ मटेरियल के डे, WIP के डे, फिनिश गुड्स के डे, डेटर के डे और क्रेडिटर के डे माइनस करके क्या निकाले थे? ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं, अब मैं तुमसे बोलूं वर्किंग कैपिटल ही निकालो, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री प्लस WIP की इन्वेंट्री, अरे मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सुन रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स मतलब क्लोजिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट के एंड डेट के डेट को प्लस करके माइनस करते हैं। वर्किंग कैपिटल ऐसी तो निकलती है। नहीं आई बात समझ में? वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नहीं आया कि आया? तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वैल्यू ऑफ WIP प्लस वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ डेटर्स माइनस वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स माइनस वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल, जो भी होंगे सब माइनस। नहीं कि हाँ, जब डेज में कर रहे थे तो ऑपरेटिंग साइकिल आ रही थी, क्योंकि वो डेज में निकलती है। अबे हाँ बोलो बे। और वैल्यू में कर रहे हो तो क्या आ जाएगी? सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल। कोई डाउट है क्या? अभी तुमको वैल्यू दे रही थी तो तुम डिवाइड करके क्या निकाल रहे थे? डेज। अब डेज से कंजम्पशन पर डे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी? वैल्यू। नहीं समझे? रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डेज, होल्डिंग पीरियड। अब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इंटू कंजम्पशन पर डे करूंगा तो क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। अरे नहीं समझे क्या बे? ये इतने सारे फॉर्मूले जो ऊपर तुमने पढ़े सब वही तो हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइड बाय कंजम्पशन पर डे इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल डेज। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो कंजम्पशन पर डे, तो क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। नहीं समझे? तो होल्डिंग पीरियड डेज इंटू कंजम्पशन पर डे क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। हाँ, प्रोडक्शन पीरियड यानी कि WIP पीरियड इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे क्या आ जाएगी तुम्हारी? वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। कुल मिला के डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? वैल्यू। जैसे डिवाइड करके डेज आ रहा था। हाँ या ना? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। लॉजिक बेसिक समझ में आया है कि नहीं आया है? और जब डेज निकालोगे तो सीधे क्या आ जाएगी तुम्हारी? वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाएगी तुम्हारी? वर्किंग कैपिटल। ये दिया हुआ है कहानी। हाँ या ना? फटाफट बोलो। अब एक बात और सुन लो बस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग परमानेंट वर्किंग, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो हमेशा लगी रहेगी, तो उसको शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस करेंगे कि लॉन्ग टर्म सोर्स से? लॉन्ग टर्म सोर्स कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल जो हमेशा लगी रहनी है, उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लोगे कि लॉन्ग टर्म लोन लोगे? कोशिश करोगे लॉन्ग टर्म लोन की, बोलो हाँ या नहीं? तो सोर्सेज ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल में क्या है? सबसे पहले तो ओनर्स फंड लगाओ। हाँ, खुद का पैसा लगाओ, चुकाना नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है? अनदर सोर्स ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज बॉन्ड फाइनेंसिंग। क्या बात समझ में आ रही है?
बॉन्ड वगैरह इशू कर दो, लोन वगैरह ले लो, नहीं कि हाँ। तीसरा क्या है, टर्म लोन, और अगर नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी एक रास्ता है, लेकिन मेजर रास्ता लॉन्ग टर्म सोर्सेस का रहेगा। जैसे कौन कौन सा, ओनर्स फंड, बॉन्ड फाइनेंसिंग, टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नहीं कि हाँ फटाफट बोलो, नहीं कि हाँ फटाफट बोलो। दूसरा क्या है, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, यानी जो त्योहार त्योहार में लगती है, एक्स्ट्रा लगती है, ऊपर से लगती है, निकलती डलती रहती है, उसके लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेस कर सकते हैं। नहीं कि हाँ, क्या क्या आ जाएगा उसमें, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कमर्शियल पेपर 90 से 180 दिन के लिए इशू होते हैं जो। अच्छा, आपको दिमाग लगा के बताना है कि डेप्रीसिएशन एज ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, टैक्स लायबिलिटीज एज ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, अदर मिसलेनियस तो हो गया। कोई सोच के बता सकता है डेप्रीसिएशन एज ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगा? कैसे होगा बताओ। मैं बताऊं? नहीं सोच पा रहे? सोच ले तो मजा आती कि तुम्हारा दिमाग चला। थोड़ा गहरा सोचना है, एक रुपए का गहरा। चलो रीड करके सोच लो, शायद समझ आ जाए। हाँ, कौन बता पाएगा, बताओ। ठीक है, गुड। और कोई अगर और एग्जैक्ट अच्छे करेक्ट टर्म्स में बोले। डेप्रिसिएशन को पीएनएल से डेबिट करते हैं, क्या उसके लिए कैश जाती है? नहीं, डेप्रिसिएशन एक खर्चा दिखाते हैं जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसने प्रॉफिट को तो कम कर दिया, यानी खर्चा तो दिखा दिया, लेकिन क्या उसके लिए कैश गई? तो वो कैश बच गई, और उस कैश को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। अगर उस कैश से नया एसेट नहीं खरीद रहे हैं तो, और हर बार तो नया एसेट खरीदते नहीं हर साल तो, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल लगाते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन जो पीएल से डेबिट हो गई पर उसके लिए कैश नहीं गया, और ना ही कोई नया एसेट परचेज होने के लिए यूज हुआ, तो वो जो कैश बच गया वो कहीं ना कहीं काम आएगा वर्किंग कैपिटल में। नहीं समझे कि समझ गए? वैसे ही टैक्स का होता है, टैक्स हम डे टू डे तो भरते नहीं है, डिफर्ड टैक्स होता है। कई बार हम टैक्स, एक डिफर्ड टैक्स पढ़ा है मैंने, जो अकाउंट्स में ज्यादा डेबिट होता है और एक्चुअली पे कम होता है। अकाउंट्स में ज्यादा डेबिट हुआ पर एक्चुअली पे कम हुआ, तो कैश बचा। अरे हाँ, तो वो कैश भी कहां यूज हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। आर यू ऑल देयर कि नॉट देयर? यहां पे आपको एक खत्म होता है। अब एक बात और पढ़ लो, अच्छा छोटी छोटी सी चीजें ना, तीन प्रकार की, एक होती है एग्रेसिव, एक होती है मॉडरेट, और एक होती है कंजर्वेटिव। अगर आप वर्किंग कैपिटल को फिक्स एसेट से, अगर आप करंट एसेट्स को फिक्स एसेट से फाइनेंस करते हो तो वो कैसी पॉलिसी है? कंजर्वेटिव। शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किया, टेंशन की बात ही नहीं है। और अगर आप करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करते हो तो क्या है? एग्रेसिव, क्योंकि आपको फटाफट कैश निकाल के फटाफट चुकाना भी है, रिस्की है, नहीं आ रहा है कि आ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कर रहे हो तो क्या है? कंजर्वेटिव, और शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहे हो तो एग्रेसिव, और थोड़ा थोड़ा दोनों से कर रहे हो तो मॉडरेट। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। यहां तक का आपको कंपलसरी रीड करके आना है। वर्किंग कैपिटल लेवरेज में पढ़ाऊंगा आपको। वर्किंग कैपिटल लेवरेज भी रहन तो नहीं पढ़, क्या होगा तुम लोग, छोड़ो। अब मैं आपको देता हूं लंच ब्रेक, उसके बाद आके अपन डिबेंचर्स कंटिन्यू करेंगे, चलेगा क्या? है ना, बोलो। चलिए आज इतना ही।